ये स्टोरी शुरू होती है यंग से। एक लड़की जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके इमोशंस जो बहुत कोल्ड है, बिल्कुल लाइफलेस जैसे। वो दुबई की एक रेस्टोरेंट में बैठी रहती है जब अचानक उसकी मदर आ जाती है। मदर उसे देखती है और कहती है, क्या अभी भी ये काफी नहीं है? हमें पता चलता है कि यंग इसी रेस्टोरेंट में वही एग्जैक्ट मेल ऑर्डर करती आ रही है पिछले 10 साल से, बिना थके या बोर हुए। वो अपनी मदर को अपनी लाइफ की हर बात बताने लगती है, लेकिन मदर उसे रोक देती है, कहती है कि वो कुछ सुनना नहीं चाहती। यंग उसे सीधे आंखों में देखती है और फॉर्मली कहती है, जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलो। ये 20 साल बाद तुम अपने बेटे की आवाज सुन रही हो, क्या तुम्हें इसकी थोड़ी सी भी याद नहीं आई? फिर मदर उसे उसके हाथ पर एक चोट देखती है और पूछती है, ये क्या हुआ? यंग जवाब देती है कि उसकी जॉब पर ऐसी इंजरीज लगती रहती हैं हर दिन। मदर कहती है कि उसने बहुत पैसा छोड़ दिया है और उसे इसी काम करने की जरूरत नहीं। यंग कोल्डली रिप्लाई करती है, मैं वो लास्ट सेंटेंस सुनी लेकिन अनसुनी करूंगी, क्योंकि ग्रैंडमा ने मुझे काइंड रहना सिखाया है, ऐसा कुछ जो तुमने कभी सिखाने की कोशिश भी नहीं की। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। यंग की मदर सालों पहले उसे उसकी ग्रैंडमदर के पास एक बैग भर के पैसे देकर छोड़ रही है। ग्रैंडमदर गुस्से से चिल्लाती है, कैसी मदर अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए छोड़ देती है ताकि उसकी लाइफ हार्ड है। बाद में ग्रैंडमदर को यंग के स्कूल से कॉल आता है। टीचर उसे बताती है, डाइसेक्शन क्लास के 2 महीने बाद से यंग मेरे से रोज दूसरा फ्रॉग लाने के लिए कह रही है ताकि वो उसे फिर से डाइसेक्ट कर सके। या ग्रैंडमदर जाती है और उसके लिए एक फ्रॉग लाती है। जब यंग उसे डाइसेक्ट करना शुरू करती है तो ग्रैंडमदर स्कैल्पल पकड़कर उसका हाथ काट देती है और कहती है, ये क्रीचर्स भी हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं, अगर तुम्हें चोट नहीं खानी तो दूसरों को मत दो। इस बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। उसी मोमेंट यंग अचानक पलटती है और अपनी ग्रैंडमदर का गला दबाना शुरू कर देती है, लेकिन ग्रैंडमदर फाइट बैक करती है और हार नहीं मानती। ये स्ट्रगल इमोशन की एक अजीब सी क्लास बन जाती है, क्योंकि यंग एक इमोशनल डिसऑर्डर से सफर करती है, जैसे वो कुछ फील करने की केपेबल ही नहीं है। ग्रैंडमदर उसे बताती है, ये हमारे रूल्स हैं जिन पे हम जिएंगे। यंग नैरेट करती है, अगर ग्रैंडमा के रूल्स ना होते जिन्हें मैं बचपन से फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, तो आज आप श्रद्धांजलियों में लिस्ट हो चुकी होती। और चिंता मत करो, आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। गुड बाय मदर। वो चली जाती है और अपने होटल वापस आती है। बाद में वो एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ डेजर्ट ट्रिप पर जाती है। अचानक एक सैंडस्टॉर्म आ जाता है। गाइड उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जीनी हर 1000 साल में अपना डांस करता है। आप लकी हो कि इसको विटनेस कर रहे हो। यंग ब्लैंकली घूरती है और बड़बड़ाती है, बेचारा, ये तो डिबेट डांस है लेकिन वो अकेले डांस कर रहा है। लगता है ये जीनी मेरे से भी ज्यादा दुखी है। ऑफ कोर्स वो ये बिल्कुल इमोशनलेस कहती है। जब ग्रुप चला जाता है, यंग अकेले दूसरा रास्ता लेती है। उसकी फ्रेंड उसे टेक्स्ट करती है कि ट्रिप कैसा चल रहा है, और यंग रिप्लाई करती है, डेजर्ट ब्यूटीफुल, बड़ा और साइलेंट है, परफेक्ट कंडीशंस है एक कैक्टस लगाने और खुद को उसके बगल में दफनाने के लिए। उसकी फ्रेंड उसे गुस्सा कंट्रोल करने और अपनी वॉच की टिकिंग सुनकर काम डाउन करने की सलाह देती है। यंग एक्चुअली वो ट्राई करती है, लेकिन फिर वो किसी चीज से टक्कर खा के मुंह के बल रेत में गिर जाती है। वो चीज एक लैंप निकलती है। वो गुस्से से इसे पूरी ताकत से पीटना शुरू कर देती है, ये सोचकर कि वो उसकी मदर है। अंदर छुपा सारा गुस्सा बाहर निकाल देती है। जब वो फाइनली काम डाउन होती है तो उसे एहसास होता है कि वो तो बस एक लैंप है। वो इसे उठाती है, घुमाती है और अचानक एक जीनी अपीयर हो जाता है। लेकिन याद रहे, हमारी लड़की यंग रिएक्शंस नहीं दिखाती, वो सिर्फ एक्शंस करती है। नो फियर, नो शॉक। वो सीधे सीधे कहती है, तू कौन है? जल्दी बोल, वरना मैं तेरा काम तो आम कर दूंगी। जीनी प्राउडली बैठता है, छाती फुलाकर, और शान से जवाब देता है, मैं खुद डेविल हूँ, लेकिन लोग मुझे जीनी कहना पसंद करते हैं। वो परवाह नहीं करती और बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड चल देती है। जीनी उसे फॉलो करता हुआ चिल्लाता है, रुको, तुम वो लड़की हो जिसे मैं 1000 साल से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन वो ऐसे चलती रहती है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि वो अपने लंबी बादल से गिरता हुआ उसे फॉलो करता है। और इस तरह से यंग की अजीब जर्नी शुरू होती है। जब वो अपने होटल रूम में घुसी तो उसे वहां जीनी मिला, उसके लंबे बाल हर जगह बिखरे हुए, लिटरली पूरे रूम को कवर किए हुए। उसने उसे देखा, ड्रामेटिकली कहा, 1000 साल? हाँ, उसने ड्राई रिप्लाई दिया, तो तेरे बाल तो 1000 साल में बढ़ते रहे, लेकिन तेरी दाढ़ी नहीं बढ़ी, ये कोई सेंस नहीं बनती। वो फ्राउन करता और बड़बड़ाता है, ये कैसी एम्बैरेसमेंट है। उसने उसे अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि वो उसकी वजह से 1000 साल पहले कर्स हो गया था। उस दिन से वो लैंप के अंदर फंसा हुआ था। हर बार जब कोई लैंप ढूंढता था, उन्हें 3 विशेस मिलती थीं और वो उन्हें ग्रांट कर देता था। सेंचुरीज तक उसका असिस्टेंट अंकल सेड ही था, जो उसे बाहर की दुनिया के बारे में अपडेटेड रखता था, चेंजेस, वॉर्स, इन्वेंशन, सब कुछ।
अंकल सेड में ब्लैक पैंथर में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी भी थी। एक दिन अंकल सेड ने उसे बताया कि ह्यूमन सब कुछ बिलीव करते हैं जिसे पुनर्जन्म या फिर कि सोल्स दूसरे लाइफ में वापस आ सकती हैं। उसने कहा क्या नॉनसेंस है, लेकिन उस दिन से उसने एक शपथ ली कि वो इसके इंतजार करेगा चाहे कितनी ही 1000 साल लग जाएं, और जब वो वापस आए उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसके लिए ह्यूमंस ग्रीडी सेल्फिश क्रीचर्स थे। और उसने एक प्रूफ कर दिया था। उसने अपनी तीनों विशेस खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की हेल्प के लिए वेस्ट कर दी थी, और उसकी आखिरी विश थी जिसने उसे लैम्प के अंदर कैद कर दिया। 900th ईयर तक उसने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। उसने गॉड से प्रे किया और कहा अगर जो मुझे आज़ाद करे वो न्यायपरायण हो तो मैं हारा और कैद रहूं, लेकिन अगर वो करप्ट हो तो मैं जीता और मुझे फ्रीडम मिले। फिर उसने यंग को देखा और बिटरली कहा और फिर तुम आ गए। लैम्प को इतनी जोर से हिलाती हो कि तुमने मेरा पेट ऑलमोस्ट ऊपर नीचे कर दिया। मैंने अभी खाना खाया था लड़की। वो उसे घूरती रही। स्ट्रेंज, तू मुझे डरा नहीं रहा और मैं तुझे रिस्पेक्ट भी नहीं दे रही। क्या तू ह्यूमन नहीं है? लगता है मैंने गलत चीज पकड़ ली। उसने नखरे भरी मुस्कुराहट के साथ कहा डजंट मैटर, ह्यूमंस को करप्ट करना मेरी फेवरेट हॉबी है एनीवे। यंग ने हमेशा के जैसा कोल्ड जवाब दिया, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसने कहा 3 विशेस मांगो, लेकिन तुम डेड को वापस लाने, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल और कोई 3 in 1 की विश नहीं कर सकती। कुछ भी और इंस्टेंटली ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन यंग ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो उसे हर जगह फॉलो करता रहा, शॉप्स, कैफेज, एक ज्वेलरी स्टोर तक में। वो उसे टीज करता रहा और वो स्नैप बैक करती रही। आसपास के लोग सोचते थे कि वो खुद से बात कर रही है। उसने अचानक हंसकर कहा ओ राइट, भूल गया, तुम ही हो जो मुझे देख सकती है। उसने उसे ग्लेयर किया। ग्रेट, अब सब सोचते हैं कि मैं पागल हूँ तुम्हारी वजह से। उसने नखरे वाली मुस्कुराहट के साथ कहा वेल स्वीट हार्ट, तुम थोड़ी पागल हो ही। उसने अपना आपा खो दिया, लैम्प उठाया और उसे सीधा समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब वो अपने होटल रूम वापस आई, वो वहां था, कंफर्टेबली बैठकर खुद को सुखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो आग बबूला हो गई और लैम्प को एक टूरिस्ट को 1 दिरहम में बेच देती है। लेकिन जब वो घर वापस आती है उसे वो फिर मिलता है, इस बार काउच पर बैठा हुआ, वही दिरहम अपने हाथ में फ्लिप करता हुआ प्राउडली कहता हुआ You're my queen now, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसने उसे चतुराई से माप देने की कोशिश की। सोचा कि अगर वो उसकी वीकनेस ढूंढ ले तो शायद उसे छुटकारा पा सके। उसने पूछा तो क्या तू उड़ सकता है? उसने उसका हाथ पकड़ा, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। सेकंड्स में वो दुबई के ऊपर उड़ रहा था, उसे अपनी बाहों में लिए हुए, प्राइम बैटमैन से भी बेटर। वो एक टॉल रूफटॉप पर उतरते हैं। वो नीचे देखती है और कहती है वाह, तो तू सच में जीनी है। बता, अगर मैं तुझे धक्का दूं तो क्या तू ह्यूमंस की तरह मर जाएगा? उसने नर्वसली एक्सप्रेशन किया, यो जोकिंग राइट? लेकिन उसके खत्म करने से पहले उसने एक्चुअली उसे धक्का दे दिया एज से। वो गायब हो गया। फिर उसके सामने अपीयर हो गया एक डार्कर, ज्यादा डरावनी फेस के साथ। द गुड जीनी इज डेड। मुझे ये फेस तुम्हें पहले ही दिखाना चाहिए था। उसे 1000 साल पहले वो लड़की याद आई जिसने उसे कहा था चलो पनिशमेंट शेयर करते हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वो इतनी काइंड थी कि वो हॉन्ट करती थी। उसने सांस लिया और कहा मैं उम्मीद कर रहा था कि जब मैं तुम्हें फिर से ढूंढूंगा तुम बदल चुकी होगी, लेकिन ऐसे नहीं, यू हार्टलेस थिंग। अब अपनी पहली विश मांगो, मुझसे मांगो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हारी जान बख्श दूं। उसने उसे नेक से पकड़ा, चोक करते हुए, और ऐड किया एक बार मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर दूं और अपनी चेन्स तोड़ दूं तो पहली चीज जो मैं करूंगा वो तुम्हें खत्म करूंगा। लेकिन यंग उसे चोक करते हुए भी कैमली हंसते हुए बोलती है फिर अभी कर दो। ये मोमेंट मेरी लाइफ के सबसे खुशगवार मोमेंट्स में से एक है। पहली बार मेरा दिल एक्चुअली धड़क रहा है। वो फ्लोरिम गया, स्टन्ड। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस साइको? वो मौत के किनारे पर खुश क्यों है? उसने उसे छोड़ दिया आसमान से गिराकर। फिर भी वो नीचे तक हंसती रही। उसने उसे फिर से बीच हवा में पकड़ लिया और बुनबुनाकर कहा अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो मैं कसम खाता हूँ सारी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर दूंगा। मुझे नहीं पता था कि ह्यूमंस इतने इवॉल्व हो गए हैं। तुम्हारी करप्शन अब सेल्फ सस्टेनिंग है। तुम्हें अब डेविल की भी जरूरत नहीं करप्ट करने के लिए। वो उसकी आंखों के सामने गायब हो गया, उसे अकेले छोड़कर। बाद में वो किसी तरह अपने रूम वापस आई, अपने बैग्स पैक किए और लैम्प दुबई के होटल में छोड़ाई। वो प्लेन पकड़ा, लेकिन जब वो प्लेन के बाथरूम से बाहर आई वो फिर से वहां था, उसके सीट पर बैठा हुआ स्नैक्स खा रहा था। उसने स्नैप किया
वो बाल जिस पे तुम्हें इतना घमंड है, मैं उन्हें विलेज पहुंचने से पहले काट दूंगी। क्या तुम्हें पता है मैं हेयर केयर फॉर्मूलाज और मैरो ऑयल पर कितना पैसा खर्च कर चुकी हूँ? तुम्हें लगता है मैं अपने होम टाउन में एक ऐसे लड़के के साथ घुसूंगी जिसके बाल मेरे से भी लंबे हैं? उसने जीनी को अपनी दादी से मिलवाया और दोस्तों से मिलवाया। उन्होंने उसे टीज किया, ओ वाह तुम्हारी शादी हो गई। वो नर्वसली हंसकर कहा, नहीं वो बस मेरा रूममेट था, मैं उसे यादगार की तरह लाई हूँ, बस इतना ही। जीनी ने ऑकवर्ड होकर कहा। जेंटलमैन की तरह मुस्कुरा कर कहा। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ वियर्ड और एंशिएंट नेम कहा। वो यंग को गैराज में घसीट कर ले गई और उसे फिर से डांटना शुरू कर दिया। उसकी ग्रैंडमदर अंदर आई, उसे एक एक्स पकड़े हुए देखा और कहा, अब किसे मारना चाहती हो? क्या तुम हमारे रूल्स भूल गई हो? जीनी फिर से गायब हो गया, यंग को खुद से बात करते हुए छोड़कर। गुस्से को वो काम डाउन करने की कोशिश करती है तो ग्रैंडमदर ने उसे क्लॉक की टिकिंग सुनाई, जैसे वो बचपन में सुनाया करती थी। हम उसके बचपन में फ्लैशबैक देखते हैं। ग्रैंडमदर उसे बता रही है, तेरी मदर, फादर और सिबलिंग्स वापस नहीं आ रहे, वो चले गए, सब के सब। यंग ने पूछा, गए? लेकिन क्यों? मैंने उनमें से किसी को चोट नहीं पहुंचाई, पैरेट को छोड़कर। लेकिन वो काउंट नहीं होता ना। जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ वो रोई और गुस्से से पैर पटकने लगी। ग्रैंडमदर ने उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए टिकिंग क्लॉक के साथ 60 सेकंड्स काउंट कराए। उसने उसे अपने जूतों में पत्थर डालने को भी कहा, ताकि वो सीखे डिस्कम्फर्ट कैसा फील होता है, ताकि वो सीख सके कि ये बुरा फीलिंग है और कभी दूसरों को ऐसा फील न कराए। लेकिन यंग ने कंप्लेन किया, ग्रैंडमा तुम बहुत बोलती हो, मैं तुमसे कैसा छुटकारा पाऊं, मुझे नहीं पता। ग्रैंडमदर मुस्कुराई, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगी, ग्रेजुएशन करोगी और अच्छी जॉब पाओगी तो तुम मेरे से दूर अकेली रह सकती हो। उस दिन से यंग नॉन स्टॉप पढ़ती रही। वो टॉप ग्रेजुएट्स में से एक बनी और अपना मैकेनिक वर्कशॉप खोला। उस जैसे इंसान के लिए परफेक्ट जॉब। बाद में ग्रैंडमा ने जीनी को साइड में किया और उसकी एजुकेशन के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स वो कुछ समझा नहीं और भाग गया। अगले दिन यंग कुछ विलेजर्स के पास से कार चला रही थी जो विस्पर कर रहे थे, वो लड़की साइको है। उसने कार रोकी और कहा, एक्चुअली इसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने फुसफुसाया, चौप, वो ऐसी है जो एक्चुअली में किसी को मार सकती है। ग्रैंडमदर ने कामली जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन हमने उसे पालने में बहुत मेहनत की है। वो स्ट्रिक्ट रूल्स पे चलती है और किसी को चोट नहीं पहुंचाती। जीनी ये सुनकर हंसा, अनबिलीवेबल, पूरे विलेज ने मिलकर इस लड़की को पाला। फिर एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, हाँ, जब भी वो कोई शार्प चीज उठाती या किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, जैसे एक बार वो मुर्गियों के साथ, विलेजर्स उससे चीज छीन लेते और उसका एनर्जी कहीं और रेडिएट कर देते। हमने उसे अपना गुस्सा निकालने दिया, लेकिन हमने ये ध्यान रखा कि किसी को चोट ना लगे। बाद में जीनी को स्ट्रीट पर एक वीडियो गेम कंसोल मिली। जब उसने खेलना शुरू किया वो वहीं स्टक हो गया। उसने पूरे दिन एक बच्चे से हार कर बिताया, शॉक्ड कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। जब उसके पैसे खत्म हो गए वो दौड़कर यंग के पास आए और पैसे मांगे। उसने गुस्से से मना कर दिया। उसी रात उसने बीच सड़क में उसकी कार ब्लॉक कर दी और कहा, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, वो बच्चे एक लोन है। और उसने बिल्कुल हेजिटेट किए बगैर कार से उसे टक्कर मार दी। वो वहां कड़ा रहा था मटर करता हुआ, मैं बस खेलना चाहता था। बाद में उसने अपने पुराने असिस्टेंट से कंप्लेन किया, जिसने उसे पैसे दिए और पैसे हाथ में देते हुए कहा, यू आर डूइंग गुड सन, स्टे ऑन द राइचियस पाथ। उसने काम करना शुरू किया और पैसे कमाए। उसने अपने फ्रेंड को बताया, वो पागल औरत ने मुझे कार से मार दिया। उसके फ्रेंड ने जवाब दिया, ओ वो तो नॉर्मल है, वो मेंटली अनस्टेबल है, भूल जाओ। तो वो उसे साथ गया ताकि उसे दिखा सके एक मेंटली अनस्टेबल का मतलब क्या होता है। बाद में उसने कहा, वो तो ह्यूमन भी नहीं है यार, वो करप्शन के अवतार है। मुझे ऐसी एक चीज नहीं मिल रही जिसे मैं खुद बिगाड़ सकूं। फिर उसने कहा, मेरा अगला प्लान ये देखना है कि वो एक्चुअली लोगों की लाइफ की परवाह करती है या हार्टलेस है। उसने उसे जिम के अंदर लॉक कर दिया जब वो वर्कआउट कर रही थी। उसे थोड़ी चोट पहुंचाई, फिर दरवाजा बंद करके ड्रामेटिकली कहा, ये पूरा प्लेस जलने वाला है और आग सिटी तक पहुंच सकती है, वहां के सब लोग मर सकते हैं, सिर्फ एक ही है और जिसने रोक सकता है वो हो तुम, किटी। उसने कामली जवाब दिया, यू नो व्हाट, आज सिर्फ एक ही मरेगा, वो है तू। फिर वो बैक डोर से निकल गई, उसे पकड़ा और जोर जोर से पीटना शुरू करती है, कहती हुई, मैंने तुम्हें नहीं कहा था आग से मत खिलो हनी, ये तुम्हारी गलती है। हाँ, जब वो उसे पीटते रहे वो चिल्लाए, तुम ह्यूमंस की इतनी परवाह करती हो? उसने कामली जवाब दिया, ऑफ कोर्स नहीं, मैं बस पागल हूँ कि तुमने मेरा शेड्यूल खराब कर दिया। उसने उसे तब तक पीटती रही जब तक फाइव फाइटर्स आकर उसे उससे अलग नहीं करते। उसने उनसे कहा, चिंता मत करो गाइज, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता।
इससे वो और भी आगा बाबूला हो गई। उसने उसे और जोर से मारना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें आज तुम्हारे मेकर के पास रेस कार या जो भी ये चीज है इसमें भेज कर रहूंगी। बाद में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। अचानक जीनी वाटर कूलर से अपेयर हो गया। उसने उस पर चिल्लाया, लेकिन उसने अपना इनविजिबिलिटी मोड एक्टिवेट कर लिया था, तो लोग सोचते कि वो खुद से बात कर रही है। उसने उसे बाहर घसीटा और उसे एक लड़की का हेयर क्लिप दिया। उसने कहा, जब तुम इनविजिबल हो तो ये पहनना ताकि सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकूं। लोग ऑलरेडी सोचते हैं मैं ऑड, अब मुझे और रूमर्स की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू। उसने जवाब दिया, ऑलराइट देन, क्या मैं इसे सूवेनियर की तरह रख सकता हूँ या कुछ और? उसने पूछा, तुम विशेष के लिए इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो? तुम मुझे इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हो? उसने कहा, ऑफ कोर्स, तुमने मुझे 1000 साल के लिए ट्रैप कर दिया, मैं क्यों नहीं चाहूंगा तुमसे छुटकारा पाऊं? उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बगल में बैठा था जब तुम मेरी आंखों के सामने मर रही थी। मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूलूंगा। तो उसने कहा, ऑल राइट फाइन, मैं तुम्हें एक डील देती हूँ। मैं अपनी पहली विश यूज करूंगी और हम एक बेट लगाएंगे। अगर मैं जीत गई तो मैं बाकी 2 विशेष सिंपल चीजों पर यूज करूंगी और फिर तुम मुझसे आजाद हो जाओगे। उसकी कंडीशन थी, पहले 5 लोग जो हमें मिलेंगे उनमें से हर एक को 3 विशेष मिलेंगी। अगर उनमें से ज्यादा लोग करप्ट चीजें मांगे तो जीनी जीत जाएगा, ये प्रूव करके कि ह्यूमैनिटी अपराधी है। वो उसकी पहली विश काउंट होगी। फिर उसने हेयर क्लिप पहन ली। पहला आदमी जो उन्हें मिला वो विलेज का एक स्टोर एम्प्लॉय था। उसने कहा, हे, आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिर वो यंग के साथ पढ़ने वाली एक बैंक एम्प्लॉय से मिले। जीनी ने कहा, वो दूसरा है। वाओ, आज के कस्टमर्स कितने उदास दिख रहे हैं, वो मुझे करप्शन में मेरे सोच से भी तेज घसीट सकते हैं। फिर वहाँ एक कुत्ता आया। उसने कहा, ये हमारा तीसरा कस्टमर है। उसने जवाब दिया, सॉरी, कुत्ता नहीं बोलता जीनियस। उसके बाद एक आदमी कार चलाता हुआ गया, रेस्टोरेंट ओनर का बेटा और एक नया विलेजर जो यूट्यूब चैनल चलाता था। यंग ने कहा, ये टोटल 5 लोग हो गए जीनी, अब तुम अपना मैजिक दिखाओ। अगले दिन जीनी अंकल सेठ के साथ बैठा और बोला, मैं किसी भी हाल में उसे हार नहीं सकता। वो 80 साल से ज्यादा जिएगी भी नहीं। मैं बस तब तक छिप जाऊंगा जब तक वो मर न जाए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं अपना मैजिक कारपेट लेकर गायब हो जाऊंगा। आखिर मैं अलादीन का कजिन ही निकलूंगा। उसने यंग की ग्रैंडमदर के घर रुककर कहा, यंग को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है, बस वो सैलेड बोल दे दो, मुझे चाहिए। फिर वो अपने कारपेट पर उड़ गया। सोचता हुआ कि वो सेफ है, लेकिन फाइटर जेट्स ने उसे बीच हवा में पकड़ लिया। कोरिया और जापान के बीच उड़ता हुआ एक अजीब ऑब्जेक्ट की खबर फैल गई। यंग ने उसे देखा और चिल्लाई, तुमने एक सैलेड बोल के लिए 2 कंट्रीज के बीच ऑलमोस्ट वॉर करवा दिया और तुम कहते हो कि तुम बस अकेला रहना चाहते थे। फिर उसने कहा, अगर 5 कस्टमर्स में से किसी की विश पूरी दुनिया बदलते तो मैं उसे वापस कैसे लूंगी? बाद में वो उसे एक रूफटॉप पर मिला। उसने उसे बताया कि अगर तुम इस फेदर से अपने वर्ड्स लिखोगी वो टाइम के आखिर तक सच रहेंगे। फिर एक आदमी अंदर आया, बिल्डिंग ओनर। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। आदमी ने जवाब दिया, हमारी बीच परमिशन की जरूरत नहीं, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जब मौका है फेदर निकाल कर भाग जाना। उसने उसे पकड़ा और रूफटॉप से फेंक दिया, लेकिन वो आदमी उसके पीछे कूदा और उसे बचा लिया अपने विंग्स दिखाते हुए। उसने पूछा, अगर तुम्हारे पास विंग्स हैं तो तुमने मदद के लिए क्यों चिल्लाया? उसने कहा, मैं बस नर्वस हो गया था। उसने फेदर निकाला और भाग गई। वो पेन निकला जिसका जीनी ने जिक्र किया था। फिर जीनी का असिस्टेंट अपीयर हुआ, कहता हुआ, मैं देखता हूँ कि तुम आज़ाद हो गए हो। जीनी ने जवाब दिया, हाँ, तुम हमेशा कहते थे कि मैं लोगों की करप्शन का कारण था, लेकिन ह्यूमैनिटी को अब देखो, मैं 1000 साल से गया हूँ और वो अब भी वॉर्स और ग्रीड से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके असिस्टेंट ने कहा, बस करो, मैं तुमसे जल्द ही निपट लूंगा। फिर वो अपने पहले कस्टमर के पास गए, वही लड़की स्टोर से। उसकी बॉस उसे बुरी तरह ट्रीट करती थी। जब वो स्टोरेज रूम में गई उसे एक लैंप मिला। जीनी अपीयर हुआ और उसे 3 विशेष ऑफर की। वो फ्रस्ट्रेटेड थी और विश की कि वो वेडिंग इवेंट की मैनेजर बन जाऊं, और काम कर गया। उसके तुरंत अपनी क्रूअल बॉस से बदला लिया और कोई उसकी सडन प्रमोशन पर बिलीव नहीं कर पाया। जब यंग उससे मिली, लड़की ने कहा, क्या तुम अपनी कार का ऑयल चेंज कराने नहीं आ रहे हो? यंग ने कहा, नहीं हनी, मैं नई इंपोर्टेड कार खरीद रही हूँ, तो मेरी चिंता मत करो। यंग को सिर्फ एक चीज से परेशानी थी कि उसके वर्कशॉप का एक रेगुलर कस्टमर चला गया। फिर यंग को याद आया कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मे से कैसे मिली थी। स्कूल में मे को कुछ लड़कियों ने बुली किया था और यंग ने उसकी मदद की। उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने मे को नहीं छोड़ा तो वो उन्हें जिंदा जला देगी। और वो बस कोरी धमकी नहीं थी, उसने लिटरली गैसोलीन लाई और बाथरूम में उन्हें डाल दिया जब वो अंदर थी। उसके बाद यंग मे के करीब आई, उसे एक्सीलेंट करने में मदद की और वो डेंटिस्ट बनी अपनी क्लिनिक में। बाद में सेड ने जीनी को बताया जो उसने यंग को ऑब्जर्व करके सीखा।
वो मल्टीपल जॉब्स करती थी, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती थी, डाइविंग जाती थी, क्लिप्स चढ़ा करती थी। ये सब इसलिए क्योंकि वो नेचुरली एक्सीडेंट से मरना चाहती थी। जब वो उसके वर्कशॉप गए, उन्होंने देखा कि उसने कॉफिन्स तक बना रखी थी, हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार। उन्होंने कहा वो अपनी ग्रैंड मदर के आने वाले टाइम का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे फॉलो कर सके, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। सेड ने पूछा, तो अगर यंग मर गई तो तुम उसे बदला कैसे लोगे? जीनी ने कहा, मैं उसके ग्रैंड मदर की हेल्प प्रोटेक्ट करूंगा ताकि उसे कुछ ना हो। उसके बाद जब भी ग्रैंड मदर कहती ओ मेरी बैक में दर्द है, जीनी मदद के लिए दौड़ता, उसकी जगह काम करता। टाइम के साथ ग्रैंड माँ ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। परफेक्टली हेल्थी लेकिन कमजोर होने का धोम करती। फिर मिस्टर सेड जीनी के पास गए और बोले, यंग को याद नहीं है। जीनी अपसेट हो गया। क्या वो मेरी इम्प्रिजनमेंट का कारण बनी 1000 साल के लिए और अब उसे याद भी नहीं है? उसे तो राइटेस होना चाहिए था। क्या वो अब मेरा मजाक उड़ा रही है? तुम हकीकत में उसे मत बताना कि वो एक अच्छी इंसान थी जिसने दूसरों की मदद के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। सर ने कहा, चिंता मत करो, मुझे ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। वो चली गई। उसने से पुकारा, हे नाइस आउटफिट, कहाँ जा रही हो? फिर हम उसे मई की क्लिनिक में देखते हैं, फिर बाद में शॉपिंग करते हुए और जीनी के साथ खाना खाते हुए। जब वो साथ बैठे, उसने स्काई स्क्रेपर से भरी सिटी स्काईलाइन को देखा। उसने कहा, मैं तुम्हें वहाँ ऊपर ले जाऊँगा अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे फिर से धक्का नहीं दोगे। वो उसे वहाँ ले गया और टॉप पर खड़े हुए उसने अचानक बिना किसी हेजिटेशन के कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसने कहा, क्या? कौन ऐसे कन्फेस करता है? तुमने मुझे डरा दिया। जब उसने पूछा क्यों, उसने कहा, क्योंकि तुम एक इंजन की तरह हो। तुम्हारे इमोशंस महसूस करने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम कंफर्टेबल हो। उसने साय लिया, ग्रेट, मैं कभी नहीं पूछना चाहिए था। अब मैं कार इंजन बन गया हूँ। उसने उसे बताया, तुम्हें रोमांस चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ। फिर उसने सिटी की सारी लाइट्स बंद कर दी, उसे स्टार्स की ब्यूटी दिखाई और साथ मिलकर एक मस्त सा रोमांटिक मोमेंट शेयर किया। अगले दिन यंग उसके बारे में सोचती रही। वो फीलिंग फिर से जीना चाहती थी, लेकिन जीनी उससे भागने की कोशिश करता रहा। वो उसे हर जगह चेस करती रही। बाद में वो एक और कस्टमर से मिले, बैंक एम्प्लॉई। वो यंग का अकाउंट खोल रही थी और अंदर पैसे की अनबिलीवेबल अमाउंट देखती है। फ्यूरियस और जेलस, वो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। उसी रात विलेज ने एक बड़ा फेस्टिवल रखा जहां सब मिले एक्सेप्ट यंग, जो अपने वर्कशॉप में रही। वहां जो एंजल ऑफ गुड कहलाता था वो आ गया। उसने उसे पूछा, एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम आखिर हो क्या? तुम्हारी स्पीशीज भी क्या है और तुम्हारे विंग्स इतने डार्क क्यों हैं? उसने जवाब दिया, सॉरी अबाउट दैट, अगली बार मैं उन्हें पिंक बना दूंगा तुम्हारे लिए। उसने कहा, मैंने कुछ नोटिस किया है, तुम्हारी चैरिटी वर्क के दौरान जिसे भी तुम खाना खिलाते हो वो तुरंत मर जाता है, ऐसा क्यों? उसने जवाब दिया, अगर तुम इसे दूसरी तरह सोचो, मेरा मिशन उनके दिलों को सुकून देना है। फिर उसने पूछा, तो क्लियर कर दूं, रूल्स क्या हैं? तुम्हें प्यार में पड़ना अलाउड नहीं है कुछ? उसने कहा, एग्जैक्टली, वो फॉरबिडन है। वो मुस्कुराए और कहा, वेल स्वीट हार्ट, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, तुम ऑलरेडी मेरा दिल ले चुके हो, अब जाओ वरना मैं तुम्हें पानी स्प्रे कर दूंगी। अगले दिन हम पहले कस्टमर को देखते हैं। वो औरत जो ब्रांच मैनेजर बनी थी, उसकी दोस्तों ने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया या उसे सीरियसली नहीं लिया। अपनी क्विक प्रमोशन पर पछताते हुए वो जैम्प के पास वापस गई और अपनी दूसरी विश की, 20 साल पास्ट में वापस जाऊं लेकिन अपनी मैनेजरियल पोजीशन रखूं और इमेंस वेल्थ भी पाऊं। जीनी ने विश ग्रांट कर दी और वो 20 साल पास्ट में भेज दी गई। इसी बीच प्रेजेंट में यंग अपने ऑफिस में थी जब एक पुराना कॉलीग उसे मिला। कहता हुआ कि वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हो गया है। उसी टाइम पास्ट में जीनी यंग की यंगर वर्जन से मिला जो एक बच्ची थी। उसने कहा, ओह वेल, जब हम पास्ट में हैं तो एटलीस्ट हेलो तो कह देते हैं। लेकिन छोटी यंग ने सीधे उसके सर पर पत्थर फेंक दिया। प्रेजेंट में उसे अपनी मेमोरीज में अचानक दर्द हुआ। उसके कोवर्कर ने कहा, कोई फायदा नहीं, तुम आप भी उतनी वियर्ड हो। बाद में उसी रात जीनी फिर से यंग से छिप रहा था जो उसे गुस्से से ढूंढ रही थी। जब उसे मिला वो चिल्लाई कि वो हमेशा बिना बताए क्यों गायब हो जाता है। अपने आर्ग्यूमेंट के दौरान वो कुत्ता, उनका एक सपोजिड कस्टमर, भौंकता हुआ आ गया। उसने कहा, सारे कुत्ते मुझे देख के ही भौंकते हैं क्योंकि उन्हें डर है मैं उन्हें अडॉप्ट कर लूंगी। वो ह्यूमन इमोशन सेंस कर सकते हैं, वो जानते हैं मेरे पास कोई नहीं है। चिंता मत करो बडी, मैं तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर रही हूँ। फिर वो चल दी। जीने ने मिस्टर सेड को कॉल किया ताकि कुत्ते का ट्रांसलेट करे। उसे बताया कि वो 3 विशेस कर सकता है एक कंडीशन पर, कि वो सारे विलेज के कुत्ते को कन्विंस करे कि जब भी वो यंग को देखे भौंकना बंद कर दें, वरना जीनी उन्हें बिल्लियों में बदल देगा।
कुत्ते की विश थी एक हैंडसम अमीर 40 साल का आदमी बनने की। अगले दिन नंग फिर से लकड़ी का काम कर रही थी, लेकिन इस बार शुक्र है कि वो कॉफिन नहीं बल्कि टेबल बना रही थी। उसकी ग्रैंडमदर ने उसे कॉल किया, उसकी डायरी के नोट पढ़ के सुनाए। जब उन्होंने फोन रखा, यंग जीनी के पास गुस्से से गई और कहा, ये लो अपना ब्रोकन मैजिक वापस ले लो। मेरी ग्रैंडमा वो पढ़ गई जो मैंने उस फेदर से लिखा था। हालांकि तुमने कहा था कोई नहीं देख सकता, अब हमें नोटबुक और फेदर दोनों को छिपाना होगा। जीनी ने कहा लैंप सबसे सेफ जगह है, तो वो उसे अंदर ले गया। उसने उसे बताया, देखो मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ अकेला रह रहा हूँ। फिर उसने उसे फर्नीचर लाने और जगह डेकोरेट करने को कहा, लैंप को एक कोजी मैरिड कपल के घर जैसा बनाकर। जब साफ सफाई कर रही थी, एक वैक्यूम क्लीनर अचानक से खुद ही हिलने लगा और लैंप के अंदर एक ग्लोइंग गेट में चला गया। उसने समझाया वो एक पोर्टल है, लेकिन अगर तुम उससे गुजरोगे फिर तुम्हें वापस आने में पेड़ से 1000 साल लग जाएंगे। उसने उसे बताया तुम्हें उस एंजल को हराना है। मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन सच कहूं तो मैं तुम्हें खुद खत्म कर सकती हूँ और ह्यूमैनिटी के ट्रबल से बचा सकती हूँ। वो एक दूसरे के पीछे प्लेफुली भागने लगे, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। लैंप के बाहर से ग्रैंडमदर अजीब अजीब आवाजें सुन सकती थी। जब का सारा फर्नीचर बिखर गया, वो ऑलमोस्ट किस कर ही रहे थे, फिर नेबर ने ग्रैंडमदर को पुकार लिया। एक मोमेंट बाद यंग ने अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए पाया। उसने नेबर से पूछा, ग्रैंडमा क्यों रो रही है? नेबर ने जवाब दिया, क्योंकि फरोग वुड स्कल्पचर जिसने तुम्हें कार्विंग सिखाई थी वो मर गया। उसने कहा, ओके, लेकिन वो इसलिए क्यों रो रही है? फ्यूनरल में यंग ने ग्रैंडमदर को बात करते हुए सुना कि वो उसकी चिंता कर रही है। उसे डर है कि उसके साथ अचानक कुछ बुरा हो जाएगा। बाद में यंग जीनी से बाहर मिली और उसे बताया गया कि मेरी ग्रैंडमदर ने अपनी डायरी में एजिंग के सिम्टम्स के बारे में भी लिखा है। अब वो सब कुछ समझ गई है और वो डर गई है, तो मैं अपनी इस दूसरी विश यूज करूंगी। मैं चाहती हूँ मेरी ग्रैंडमदर फिर से याद हो जाए, मेरी उम्र के आसपास। जीनी ने कहा, प्लीज इसके बारे में सोच लो, अपनी दूसरी विश पे जल्दी मत करो। उसने कहा, नहीं, मैं उसी सडन डेथ से नहीं हारना चाहती, लेकिन मैं विश 3 दिन बाद करूंगी, अभी नहीं। फिर वो अपनी ग्रैंडमदर के पास गई और कहा, अपने दोस्तों को कह दो कि तुम ट्रिप पर जा रही हो, चाहो मजे करो, अपनी लाइफ जियो। इसी बीच तो फर्म स्टोर मैनेजर, हमारी पहली कस्टमर, अपनी बेटी को कॉल कर रही थी, जो जवाब नहीं दे रही थी। वो सिटी में उसके अपार्टमेंट गई और देखा कि उसकी बेटी ने पूरी जगह मलबे में बदल दी थी और घर पर भी नहीं थी। जब उसकी बेटी ने फाइनली कॉल किया, उसने उसे चिल्लाया, कह रही थी कि उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है। मदर ब्रेकडाउन होकर रो दी, रियलाइज करते हुए कि जब वो एक सिंपल वर्कर थी, उसकी बेटी के साथ रिलेशनशिप कितना अच्छा था। अब उसकी बेटी का फ्यूचर बर्बाद हो गया। फिर जीनी अपया हुआ और उसे बोला, तुम्हारे पास अभी भी एक लास्ट चांस है, तुम अपनी तीसरी विश यूज कर सब कुछ वैसा ही कर सकती हो जैसे पहले था। लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही और उसे कहा, नहीं, इतना भी नहीं, मैं अपनी तीसरी विश किसी चीज के लिए वेस्ट नहीं करूंगी। उसके बाद यंग ने उसे कॉल किया और अपनी दूसरी विश पूरी करने को कहा। वो अपनी ग्रैंडमदर के पास गई और हैरान रह गई उसे प्राइम ऑफ यूथ में देखकर। यंग ने हैरान होकर कहा, ग्रैंडमा तुम इतनी ब्यूटीफुल थी जब जवान यंग थी। ग्रैंडमदर ने मिरर में देखा, अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाई और 1, 2, 8, 9 शायद 10 बार बेहोश हो गए। यंग बस वहां पेशेंटली खड़ी रही, उसके होश में आने का इंतजार करते हुए। इसी बीच एंजल की असिस्टेंट गई अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करने कि विलेज में क्या हो रहा है, कहती हुई कि यंग की दूसरी विश नोबल और सेल्फलेस भी है। जब वो लैंप के पास गया, जीनी ने स्कोल्ड किया, हे, क्या तुम नॉक नहीं कर सकते? इस लैंप की अपनी पवित्रता है, पता है ना? जैसे आम बात थी, दोनों एक दूसरे को टीज करना और आर्ग्यू करना शुरू कर दिए, ये प्रूव करने की आखिर में कौन से ही है। यंग वैसे अपनी फिर से जवान हुई ग्रैंडमदर से डील करने में बिजी थी, जो अब अपनी लेट टीनेज लाइफ जी रही थी। बुढ़िया पूरे विलेज में घूमती थी, क्रेजी शॉपिंग करती थी और जो भी नजर आता खरीद लेती थी, जबकि बेचारी यंग अपने विट्स एंड पर थी, मटा करते हुए, वेल मैं खुद ही ये लाई हूँ। उसने ग्रैंडमदर को बैठाकर सीरियस बात की, कुछ ग्राउंड रूल्स सेट किए कि नए यूथ के साथ कैसे बिहेव करना है। उसी रात विलेजर में से एक, जिन्हें जीनी विशेस देना था, कार चला रहा था जब उसने अचानक एक छोटा सुंदर बारासिंगा को ठोक दिया। जैसा ही वो उसे खत्म करने वाला था, जीनी उसके सामने अपीयर हुआ और उसे बताया कि वो 3 विशेस कर सकता है। आदमी ने उसका मजाक उड़ाया, कहते हुए, ओह मैं देखता हूँ तुम्हें उस छोटे बारासिंगा को ठोक कर पछतावा हो रहा है, हाँ? तो जीनी ने बारासिंगा को ठीक किया और कहा, ये लो तुम्हारी पहली विश पूरी, तुम्हारे पास 2 और बची हैं और तुम उन्हें तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हें सच्ची जरूरत हो। लैंप तुम्हारे सामने अपीयर हो जाएगा। फिर आदमी गुस्से से ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो गया। उसने अपनी पहली विश यूज कर दी थी उसी बारासिंगा को बचाकर जिसे वो मारने वाला था।
अगली सुबह मिस्टर सेठ जीनी के पास आया और बोला, यंग ट्रेनिंग सेंटर में अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही है। जीनी तुरंत वहां पहुंच गया। उसकी फ्रेंड ट्रिप करके गिर गई और जीनी पहला था जो बोला, ओह माय गुडनेस, आर यू ऑल राइट मैम? फिर बैंक मैनेजर आया और फीमेल एम्प्लॉय को बुलाया, वही कस्टमर जो हमने पहले देखा था, और पूछा, क्या तुम यंग को जानती हो? उसने जवाब दिया, नॉट रियली। उसने कहा, ओ राइट, कैसे हो सकती थी, वो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स में से एक है। इससे औरत की जेलसी पहले से और भी भड़क गई। उसी मोमेंट जीनी उसके सामने अपीयर हुआ और बोला, यू मे मेक 3 विशेस। चालाक औरत ने नखरे भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं चाहती हूँ कि यंग के अकाउंट का सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। उसने पूछा, यू मीन यू वांट टू बी रिच लाइक हर? उसने कोल्ड रिप्लाई दिया, नहीं, मैं चाहती हूँ उसका अकाउंट का हर $1 मेरे अकाउंट में आ जाए। जीनी ने विश ग्रांट कर दी और यंग को बताने गया। उसने सांस ली और कहा, फाइन, तुम जीत गए ये राउंड। फिर उसने लैम्प के अंदर वाले आवर ग्लास के बारे में पूछा, क्यों नहीं हिल रहा था? लेकिन जब उसने उसे छुआ, उसे अपनी पुरानी मेमोरीज के फ्लैशेस दिखे। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो सपना जो वो हमेशा देख रही थी, वो बस सपना नहीं था। अगले दिन यंग अपनी वर्कशॉप में थी। उसका नया पड़ोसी अपने बेटे के साथ कार रिपेयर कराने आया। उसने लड़के को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। लड़का बहातूनी था और थोड़ा शरारती, और उसकी चाल में थोड़ा लंगड़ापन था। उसने गोरियों की पुरानी किंगडम के बारे में बताया, लेकिन यंग ने उसे रोक दिया, कहते हुए, प्लीज मेरा सर स्टोरी से मत भरो, मेरे सर में दर्द है और मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। उसने मिस्टर सेठ को कॉल किया ताकि वो दुकान पर नजर रखे जब तक वो बाहर जाती है। जब लड़का वहां रुका तो उसने नोटिस किया कि उसकी परछाई एक जाइंट पैंथर जैसी दिख रही थी। इसी बीच यंग अपनी ग्रैंडमदर को चेक करने गई, जो अब ज्यादा घर पर नहीं रहती थी। उसने उसे अपनी फ्रेंड मे के साथ कैफे पर खुशी से बात करते हुए पाया। यंग अनॉयड फील करते हुए चली गई। उसकी ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसी रात वो मिरर के सामने खड़े आवर ग्लास के अंदर जो कुछ उसने देखा था, उसके बारे में गहरी सोच में डूब गई। मैं सोचती हूँ, वो बड़बड़ाए, मैंने उस वक्त क्या विश की थी। तभी उसने एंजल के असिस्टेंट को बाहर नोटिस किया। वो बाहर गई और पूछा, यहाँ क्या काम है? उसने जवाब दिया, मैंने सुना तुमने अपनी दूसरी विश यूज कर ली। उसने कहा, और तुम्हें इससे क्या, तुम विश पुलिस थोड़ी हो। उसने स्माइल किया, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि जीनी तुम्हें डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है? उसने कहा, क्योंकि मैंने उसे लैंप में ट्रैप किया, ऑब्वियसली। उसने करीब आकर कहा, तो फिर तुम असली वजह नहीं जानती ना? वो फ्रीज हो गई, उसे जानना था। उसने कहा, अगर तुम सच्चाई शुरुआत से जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें लाइव देखने को मिलेगा। वो हेजिटेटी, और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? उसने जवाब दिया, क्योंकि जीनी चाहता है तुम गायब हो जाओ, और वो और मैं दुश्मन हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसने स्कॉफ किया, और रियली तुम्हारा काम हो गया। फिर उसने एक फावड़े को उठाया, उसे प्लेफुली थप्पड़ मारा और कहा, अब मेरे सामने से गायब हो जाओ, वरना तुम्हारे काले बाल ग्रे हो जाएंगे। उसे रियल में सर पे मारकर उसकी स्ट्राइक किसी तरह उसकी असिस्टेंट तक पहुंच गई, जो मिस्टर सेठ से बात कर रही थी। वो अपना सर पकड़कर बड़बड़ाई, ओ ग्रेट, कल का दिन बहुत रफ होने वाला है, वो तूफान बनकर मेरे ऊपर आ रही होगी। अगले दिन जीनी यंग के वर्कशॉप पर पहुंचा तो वहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करते हुए पाया। जैसे ही वो अंदर गया, किसी ने विस्पर किया, ओ नो, हेवनली सोल्जर्स के चीफ ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डाली है कि तुमने उसे कल समन किया। उसने व्यंग से जवाब दिया, और क्या, तुम यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देने आए हो? जाहिर है ऑफिशियल्स एक डिसअपियरेंस केस में एविडेंस ढूंढ रहे थे। यंग ने इंसिस्ट किया कि उसे कुछ नहीं पाता, लेकिन विक्टिम के फोटोज लेकर मदद करने की ऑफर की। जब वो चले गए, उसने अपना ड्रॉअर खोला और अंदर एक पीस ऑफ पेपर था जिसके साथ एक गोल्डन हेयर अटैच था। मिसिंग विक्टिम के बाल का वही शेड। वो उससे पहले रेस्टोरेंट ओनर की बेटी की कार में मिली थी जब वो रिपेयर्स के लिए आया था। इसी बीच उसकी अब जवान ग्रैंडमदर मस्त ड्रेसअप करके फिर से मे के साथ बाहर गई। एक विलेजर ने उसे शक की नजर से देखा। औरतों के बीच वर्ड फैल गया कि कुछ अजीब हो रहा है। उन्हें यकीन था कि विलेज में अचानक अपीयर होने वाली मिस्टीरियस यंग लेडी ग्रैंडमदर के गायब होने से कनेक्टेड है। वो इकट्ठे हुए और यंग के घर पहुंचे, उसे अक्यूज करते हुए कि उसने अपनी ग्रैंडमदर को नुकसान पहुंचाया है और डोंग किया है कि वो ट्रैवल कर गई हैं। फिर अचानक एक औरत का फोन बज उठा। ग्रैंडमदर थी। वो चीयरफुली बोली, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ गर्ल्स और कुछ महीनों में वापस आऊंगी। यहाँ का मौसम लवली है। ऑफ कोर्स वो असली ग्रैंडमदर नहीं थी, वो जीनी था जिसने उसकी शेप ले ली थी यंग को बचाने के लिए।
फिर भी यंग गुस्से से भर गई क्योंकि विलेजर्स ने उसके बारे में कितनी गॉसिप फैलाई। उसकी ग्रैंडमदर असली वाली बाद में उसे बोली, मैं कुछ देर के लिए गायब हो जाऊंगी डियर, ताकि मैं तुम पर बोझ न बनूं। जब वो चली गई, यंग ने जीनी को फेस किया। ये मेरी गलती है, उसने बिटरली कहा। हमेशा तुम जैसे फेल्ड जीनी से विश मांगना। वो शब्द फेल्ड उसे बहुत चुभा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दर्द जरूर था। इसी बीच जेलस बैंक एम्प्लॉय ने जीनी को फिर कॉल किया, यंग के ट्रांसफर लिमिट्स बढ़ाने के लिए, ताकि वो और ज्यादा पैसे छीन सके। अगर ग्रीड उसे अंधा ना करती तो शायद उसे एहसास होता कि वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बनने की विश कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने सिर्फ यंग को ही अपना टारगेट समझा। वो जीनी को उसके पास्ट के किसी की याद दिला रही थी, जिसने कभी कहा था, मेरा दिल तुम्हारा है। वैसे में वो उसकी दूसरी विश थी। बाद में यंग बैंक गई और अपने अकाउंट में मिलियंस डिपॉजिट किए। जीनी दूसरी तरफ स्ट्रीट पे वीडियो गेम्स खेल रहा था जब वो वही छोटा लड़का उसे फिर मिला जिसके हाथों पर ब्रूजेस थे। जब जीनी ने पूछा, लड़के ने कहा, चिंता मत करो, बस फैमिली प्रॉब्लम्स। फिर उसने ऐड किया, काश मैं ग्रोन अप मैन होता ताकि मैं अपनी मॉम को उसके हस्बैंड से बचा सकता। जीनी मुस्कुराया, ओह तुम बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो, मैं टाउन का बेस्ट विश ग्रांटर हूँ। उसने लड़के के अब्यूजिव स्टेपफादर को ट्रैक किया, उसे डेजर्ट में घसीट कर लाया और कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम अब ये है कि तुमने मेरे साथ खेला। वो लड़का वो मेरा दोस्त है। आदमी चिल्लाया, हेल्प, कोई हेल्प करो, यहाँ एक आदमी मर रहा है। जीनी ने आदमी से कहा, मुझे यहाँ कोई असली आदमी नजर नहीं आ रहा। कौन सा आदमी एक 12 साल के लड़के को तंग करता है? हम बैंक में वापस देखते हैं जहाँ मैनेजर ने उसी एम्प्लॉय को बुलाया। उसने उसे कहा, तुम यंग के पैसे चुरा रही हो, कैसे ये सारे ट्रांसफर्स उसके अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में जा रहे हैं? वो घबरा गई, मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ मैं इनोसेंट हूँ। वो मान नहीं रहा था। वो तो यंग जैसा ही एक डिजाइनर हैंडबैग लेकर भी आई थी, लेकिन वो बस एक सस्ती नकल थी जो अमीर बनने का ढोंग कर रही थी। मैनेजर ने सांस लिया और कहा, तुम्हें चोरी के लिए नहीं बल्कि बेवकूफ होने के लिए पनिश्ड होना चाहिए। इसी बीच यंग एंजल के असिस्टेंट के ऑफिस गई और कहा, मैं पास्ट में वापस जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या था, जैसे तुमने प्रॉमिस किया था। वो मान गया और उन्होंने ऐसा किया। अचानक वो 1000 साल पास्ट में भेज दी गई। उस वक्त एक कैरावैन डेजर्ट से गुजर रहा था जिसके साथ 2 बच्चे थे। पता नहीं कहां से जंगली कुत्तों के एक ग्रुप ने हमला कर दिया। कैरावैन के आदमियों ने सोचा कि लड़के को कुत्ते के लिए चारे की तरह फेंक देंगे, और वो लड़का यंग का भाई था। वो चिल्लाई और बेबस रोती रही जब तक जीनी उसके सामने अपीयर नहीं हुआ। उसने कहा, ये विशेस का मोमेंट है, तुम्हारी पहली विश क्या है? उसकी पहली विश थी लड़के को बचाना और उसे लंबी जिंदगी देना। उसकी दूसरी विश थी सारे बच्चों को बचाना, ये यकीन दिलाना कि कोई आदमी फिर कभी बच्चों को जंगली जानवरों के लिए चारे की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा। उसी मोमेंट एंजल अपीयर हुआ और बोला, मैं तुम्हारे इंटेंशन समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी विशेस की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। वो टूट गई रोते हुए, मैंने ऐसा होने का नहीं सोचा था। जब जीनी पहुंचा, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों ने गलतियां की है और अब हमें अपनी सजा जिंदगी भर के लिए कबूल करनी होगी। वो उसकी आखिरी विश थी और इसी तरह जीनी लैंप के अंदर सील्ड हो गया। फिर हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा फ्रस्ट्रेटेड है, विशिंग के विलेज में कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ भी जो वो व्यूज और लाइक्स के लिए फिल्म कर सके। तो उसने बड़बड़ाया, यार काश कोई क्राइम हो या कुछ और मैं से सॉल्व कर दूं, वो वायरल हो जाएगा। तभी जीनी ऑनलाइन था, उसने उसकी विश ग्रांट कर दी। यूट्यूबर को अचानक खुद एक बरिड क्राइम सीन पे पाया और वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। जब उसने जमीन खोदी, उसे एक डीकंपोज्ड लाश मिली। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई और ऑफ कोर्स विलेज के सभी उंगलियां यंग की तरफ उठी। इसी बीच यंग की ग्रैंडमदर सुपरमार्केट में थी जब उसने 2 विलेजर्स को बात करते हुए देखा। वो शेल्फ के पीछे छिप गई और उन्होंने मर्डर की गॉसिप करते हुए सुना। एक ने कहा, वो यंग ही होगी, वो अजीब है। लेकिन दूसरे ने जवाब दिया, बेवकूफ मत बनो, एक ह्यूमन बॉडी को डिकम्पोज होने में 20 साल लगते हैं। यंग तब बच्ची थी, वो कैसे कर सकती थी? ग्रैंडमदर ने जो सुना उसे बहुत दुख हुआ। वो घर वापस आई और यंग से कहा, चाहे वो कुछ भी कहें या तुम पर इल्जाम लगाएं, बस उन्हें इग्नोर करना।
लेकिन यंग ने उसे हल्के में ले लिया, कहते हुए, ठीक है ग्रैंडमा, खाना खा ले, मुझे भूख लग रही है, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। बाद में वो कुछ सब्जियां लेने फार्म गए, जहां उसे वही बैंक एम्प्लॉय मिली जो उसे पैसे छीन चुकी थी। औरत एरोगेंटली बोली, बैंक को कॉल करो और बोलो तुमने मुझे पैसे खुशी से दिए थे। यंग ने कामली जवाब दिया, लेकिन तुमने चुराए थे। अगर बैंक मुझे कॉल करेगा, मैं उन्हें सच्चाई बताऊंगी कि तुम चोर हो। औरत स्माइल की, मैं अपनी आखिरी बार शोज करके तुम्हें मरा सकती हूँ और इसका एंड कर सकती हूँ। यंग ने वापस झटके से जवाब दिया, अच्छा अगर मैं मर गई तो मेरी ग्रैंड मदर सब कुछ नरेट कर लेंगी और वो द्वानी लाइफ नर्क बना देंगे। वैसे भी विशेज लाइफ या डेथ को कंट्रोल नहीं करती, और क्योंकि मेरी लाइफ बेसिकली तुम्हारी लाइफ का सेंटर है तो मैं फिर भी जीत जाऊंगी। फिर वो कोल्डी स्माइल की, अपनी हार का मजा लो। उसी रात यंग और जीनी अपना फेवरेट हॉबी एंजॉय कर रहे थे, विलेज के सबसे ऊंचे पॉइंट पे साथ बैठकर। वो तारों के नीचे घंटों बातें करते रहे। जीनी उसके दिल को नरम करने की कोशिश कर रहा था, जेंटली बात करते हुए, उम्मीद करते हुए कि वो उस पर आ जाएगी। मेरा शोल्डर हमेशा तुम्हारे लिए है, अगर तुम्हें कभी उस पे झुकना हो, उसने पोएटिक टोन में कहा। वो थोड़ी मुस्कुराई, ओह मुझे जरूर चाहिए, लेकिन उसकी मिस्चीवियस साइन के दूसरे प्लान्स थे। जैसे ही वो करीब झुका, उसने उसे पुश किया और वो जमीन पर आहिस्ता से गिर पड़ा। इसी बीच मे यंग के घर गई और हैरान रह गई ग्रैंडमदर को जवान रूप में बाहर आते देखकर। मे को सच्चाई नहीं पता थी कि ये असली में यंग की ग्रैंडमदर थी, एक मैजिकल सीक्रेट के तहत। मे ने उसे पोलाइटली ग्रीट किया, हाँ आप यंग की फ्रेंड होंगी। फिर यंग जीनी के साथ पहुंची और मे ने आईब्रो उठाया, तो रुको, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे घर से निकल रही है जबकि वो अंदर जा रहा है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? यंग नर्वसली चकल करते हुए बोली, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी लेकिन अभी नहीं। फिर वो साइको आदमी रेस्टोरेंट ओनर का बेटा जीनी से फिर मिला और एक और विश फोर्स की। उसकी दूसरी विश थी 20 साल पास्ट में वापस जाने की। जब उसने ऐसा किया, वो वही क्रिमिनल निकला जिसकी पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो जानना चाहता था कि उस वक्त विटनेस कौन था। विटनेस उसकी अपनी माँ थी। वो प्रेजेंट में वापस आया और उस पर चिल्लाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ही थी? मैं सालों से चिंतित था। अगले दिन यंग उसकी माँ के रेस्टोरेंट गई और देखा कि वो बेचने के लिए लिस्टेड है उसकी वैल्यू से बहुत कम दाम पर। उसके अगले दिन वो खुद साइको आदमी के पास गई, उसकी कार में मिली येलो हेयर और डाई सैंपल लेकर। मैंने सुना तुम्हें अपने विक्टिम के बाल रंगने का शौक है। उसने कोल्ड लिखा, तुम बस एक हेयर ड्रेसर ही बन सकते थे, आसान होता। वो शौक लगा। तुम यहाँ एविडेंस देने आई हो, पुलिस को नहीं? यंग ने स्माइल किया, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि ये केस मुझे इंटरेस्ट करती है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। शायद हम साथ में काम कर सकते हैं। वो हंसा, मुझे पता था तुम भी मेरे जैसे ही पागल हो। जब यंग घर वापस आई, जीनी ने पजल होकर पूछा, तुमने एविडेंस क्यों दिया? उसने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं उसे पुलिस को दी थी तो वो अपनी तीसरी विश यूज करके जेल से भाग जाता। कोई नहीं जानता विक्टिम का बॉडी कहाँ है। तब वो अपनी आखिरी विश यूज करके पास में जाएगा और एविडेंस छिपा देगा। तब तुम मेरी डायरी लेकर मेरे पास्ट सेल्फ को दोगे। जीनी उसकी क्लेवरनेस पर हैरान रह गया। तुम ब्रिलियंट हो, उसने कहा, तुम्हें ग्लैम्प में रहना चाहिए मेरे बजाय। बाद में उसने उसे एक और ट्रिप पर बुलाया, इस बार दुबई। उसने कहा वहाँ किसी से मिलूंगा जो शायद समझा सके कि उसके 1000 साल की मेमोरी के 20 साल मिसिंग क्यों हैं। तो वो साथ गए, मैं और ग्रैंडमदर भी उनके साथ गए। जब वो पहुंचे, जीनी ने यंग से कहा दूसरा लैंप रब करने के लिए। उससे एक स्टनिंग फीमेल जीनी निकली। जीनी ने सांस लिया। वो औरत ने स्माइल किया, हाँ मैं इसकी एक सुम। यंग ने आईब्रो उठाया, वाह तो कितना टाइम हो गया? जीनी ऑकवर्डली हंसा, तुम जानती हो बहुत टाइम पहले। फीमेल जीनी ने आर्म्स क्रॉस किए, वैसे वो टी कप सेट जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था वो कहाँ है? उसने सर खुजाया, वो तो एजेस पहले की बात है। यंग ने दोनों को देखा और टीज किया, तो तुम दोनों को कितने टाइम हो गया सेपरेट हुए? जीनी ने मटर किया, कुछ 1000 साल शायद। यंग ने थोड़े मुस्कुराई, उसे बैग पर थपथपाया और कहा, मैं तुम दोनों को कैचअप करने देती हूँ। इसी बीच मे और ग्रैंडमदर पैरेलल वर्जन ऑफ दुबई में थे। ग्रैंड मार्केट्स में शॉपिंग कर रहे थे, हंसते थे, खाते हुए और फुल्ली एंजॉय कर रहे थे। रेस्टोरेंट में ग्रैंडमदर को अचानक पास से कुछ याद आया। जब यंग ने एक बार उसे पूछा था, क्या तुम्हें अपने बेटी की कभी याद आती है? ग्रैंडमदर सॉफ्टली मुस्कुराई, जवाब देते हुए, ऑफ कोर्स आती है, हमेशा आते। जब वो रेस्टोरेंट से निकली, उसने अपनी बेटी को सामने वाली स्ट्रीट पर खड़े हुए देखा। ग्रैंडमदर उसे देखती रही, उसकी आंखों में आंसू भर आए, वंडरिंग कि उसे कुछ
कह दे या बस इस तरह। यंग अपसेट हो गई, फ्रस्ट्रेटेड कि उसकी ग्रैंडमदर अभी भी इतनी सॉफ्ट हार्टेड और काइंड है। उसने अपनी वॉच की टिकिंग सुनकर काम डाउन करने की कोशिश की। ट्रिप से वापस आने के बाद एक बैंक एम्प्लॉय को देखा अपने वर्कशॉप के पास खड़े हुए, चिल्लाते हुए और उसे प्रोवोक करने की कोशिश करते हुए प्रेशर डाल रही थी कि वो पहले अपनी आखिरी विश बनाए। इसी बीच स्टोर मैनेजर ने जीनी को बुलाया और चालाक इंटेलिजेंस से अपनी आखिरी विश यूज करके उसे 2 पिछली विशेस भुला दी, सोचते हुए कि इस तरह उसे फिर 3 नए विशेस मिल जाएंगे। लेकिन वो एक ट्रिक निकली, जीनी की ट्रिक, और वो उसमें फंस गई अपनी फाइनल विश कंप्लीटली वेस्ट कर। जब जीनी यंग के पास वापस आया और उसे लेटेस्ट अपडेट्स बताए जो वो हमेशा अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करती थी, उसने उससे पूछा, तुम अपनी फाइनल विश नहीं बनाओगी? उसने सॉफ्ट जवाब दिया, अगर मैं उसे बना दूं तो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में मेरा रोल खत्म हो जाएगा और तुम भी मेरे मेमोरी से गायब हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती। पहली बार उसके आंखों में आंसू चमके। कहीं और एंजल की असिस्टेंट मिस्टर सेड के साथ बैठी थी, जो उसका एक्स भी निकला। लेकिन मिस्टर सेड ने डिस्कवर किया कि एंजल ने उसकी आवाज छीन ली थी। आंख बबूला होकर स्टॉर्म आउट किया। उसने एंजल की टांग पकड़ी और छोड़ने से गार्ड किया। जीनी ने बीच बचाव किया और कहा, इस आपको भूलिया, मेरे साथ चलो, एक डीमन से दूसरे डीमन ज्यादा मजा आएगा। उसने जीनी को पकड़ा, उसे सीधे स्पेस में ले गया। वहां उनकी भयानक फाइट हुई जब तक फाइनली एंजल गिव अप ने कर दिया, हाँफते हुए, ऑलराइट इनफ, आई एम डन। जब जीनी ने उसकी मेमोरी के 20 साल मिसिंग क्यों है इसके बारे में पूछा, एंजल ने फिर भी उससे सच बताने थे इनकार कर दिया। फिर हम यंग को उसी हेल्थ टॉप पर देखते हैं जहां वो अक्सर जाती थी। उसका पड़ोसी उससे मिला, नर्वस दिखते हुए, और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कुछ बहुत बुरे लोगों के साथ रहता हूँ, मैं उनसे भाग नहीं पाया। उन्होंने मुझे पैसे देकर ये कराया, मेरी कर्ज है, पता है, कम्युनिटी सेविंग्स वगैरह, और अचानक धक्के से उसने उसे हेल से नीचे फेंक दिया। जब वो गिर रही थी, मेमोरीज के फ्लैशेस वापस आ गए, उसके मोमेंट्स अपने बेस्ट फ्रेंड, ग्रैंडमदर और जीनी के साथ। अचानक जीनी कहीं से आया, उसे पकड़ा और बोला, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन उसने फेंटली जवाब दिया, वो मैं नहीं थी जो गिरी। उसने उसी डैड शुरू कर दिया, तुम विश यूज करके मुझे बुला सकती थी। उसे विस्पर किया, अगर मैं अपनी आखिरी विश यूज करती तो मैं तुम्हें भूल जाती। और ये थी चिंगारी उनके बर्निंग लव स्टोरी की। हाय, मैं वारी जामा, इतना प्यार। इसी बीच वो कुत्ता जिसने कभी ह्यूमन बनने की विश की थी, उसे वो फैमिली मिल गई जिससे वो अलग हो गया था। वो जीनी के पास वापस गया और डॉग बन जाने की विश की। वो उसकी आखिरी विश थी। जीनी ऐसी लॉयल्टी पर शॉक रह गया, क्योंकि जैसे उसने कहा, कुत्ते की लॉयल्टी बेमतलब होती है, ह्यूमंस की नहीं। बाद में यंग बैंक गई और अपनी सेविंग्स कैश में विड्रॉ कर ली। लेकिन उसी रात घर जाते हुए उसे होमलेस तग्स के एक ग्रुप ने अटैक किया जो उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक ने उसे मारा। अचानक जीनी अपीयर हुआ, अपनी चौड़ी छाती फैलाकर चिल्लाया, सुहाई कहाँ है? मैंने उसे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करने को कहा था। वो कराई, वेल सॉरी, नेचर्स कॉल, हम सबसे स्ट्रांग है। फिर वो स्नैप कर गई, तुम्हें खड़े होकर क्या देख रहे हो? मैंने अभी बार खाई है। जीनी की आंखें चमक उठी। वो एक चीज है जो माला और नहीं करूंगा। उसने लड़कों को पकड़ा और उन्हें बड़ी बुरी तरह पीटा। बाद में वो साथ चले और उसने उसे बताया कि बहुत पहले उसने 3 चीजें विश की थी। उसकी आखिरी विश 20 मिसिंग सालों के दौरान की गई थी, जिसे वो याद नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक और जीनी ने उसे बताया कि वो छोटी लड़की जिसे वो 8 साल की उम्र में मरा हुआ समझता था, वो नहीं मरी थी। वो असल में 20 साल और जी थी, इसीलिए वो डरा हुआ था। वो याद नहीं कर पा रहा था कि उसकी आखिरी विश उसने क्या की थी। यंग ने उसे बताया कि जब वो बाहर से गिरी थी तो वो भी डर गई थी कि वो उसे अपनी ग्रैंडमदर या मेरे को फिर कभी नहीं देखेगी। तो उसने उसे एक पीसफुल जगह वॉक पर ले गया, ऑलमोस्ट लाइक अ फर्स्ट डेट। उसने उसे टीज किया, अजीब है, तुमने मुझे कितनी बार बचाया है, हालांकि जब पहले हर वो चीज करते थे जो मुझसे छुटकारा पाने के लिए थी। वो मुस्कुराया, मैं कोशिश करना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं असल में अपनी माइंड लगा दूं, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी रेस हंस मौदा कि उनका प्यार वो था तो टाइम की शुरुआत से लिखा गया था। बाद में हम मे को क्लिनिक में देखते हैं, जो ग्रैंडमदर की एक्सरे की तुलना उसकी जुबान सेल से कर रही थी, और वो एग्जैक्टली मैच करती थी। इस एग्जीचो साइकोटिक आदमी ने अपनी तीसरी विश करती, जैसे यंग ने प्रिडिक्ट किया था। उसने विश की कि वो उस मोमेंट में वापस जाए जब उसने अपना दूसरा विक्टिम मारा था। वो असल में उस दिन वापस चला गया जब विक्टिम ने उसे राइट देने के लिए बेग किया। उसने उसे वायलेंटली स्ट्राइक किया, लेकिन उसी मोमेंट जीनी ने फ्यूचर की डायरी यंग के पास सेल्फ को दे दी। उसने आदमी को ढूंढा, नोटबुक खोली और एक पावरफुल एनर्जी बर्स्ट हुई। वो विक्टिम को बचाने, पुलिस को कॉल करने और उसे अरेस्टेड करवाने में कामयाब रही। जब जीनी प्रेजेंट में वापस आया, उसने यंग से कहा कि वो सब कुछ करेगा ताकि वो उसके साथ अपनी मेमोरीज वापस हासिल कर सके, क्योंकि गहराई में वो जानता था कि वो वही औरत थी जिसे वो प्यार करता था। उनका रिश्ता उन 20 मिसिंग सालों के दौरान खिला था और अब वो उसे वापस जाता था। मैं बाद में विलेजर्स के पास गई, उन्हें ग्रैंडमदर की जवानी की फोटोज दिखाते हुए सबने उसे पहचाना। वो वही औरत थी।
उसने सारी इवेंट्स को जोगा और फाइनली कंफर्म किया कि जवान औरत असल में ग्रैंडमदर ही थी। घर पर ग्रैंडमदर यांग के लिए बड़ी अमाउंट में खाना बना रही थी, हर चीज पर इंस्ट्रक्शंस लेकर। एंजल ने उसे बताया था कि जवान हो जाने का मतलब ये नहीं था कि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ गई है। जब मिस्टर किलरी खेलेगा वो उसका आखिरी दिन होगा। यांग अपनी वर्कशॉप में गई जहां जीनी उसे मिला। वो मुस्कुराई और बोला, कैसे रहेगा अगर मैं तुम्हें कल फ्लाइंग कार्पेट ट्रिप पर ले जाऊं? वो हंसी, सॉरी मैं कल ग्रैंडमा के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं उसे मेरे साथ नेचुरल मेमोरीज देना चाहती हूँ क्योंकि वो हमेशा लाइफलेस वुडन बोर्ड की तरह जी है। वो इसने सांस लिया। ठीक है तो मैं अपनी मेमोरीज बना लूंगा। वो वीडियो गेम्स खेलने उसी छोटे लड़के के साथ चला गया जिसके साथ वो अक्सर खेलता था। लड़के ने खुश होकर उससे बताया, मेरी विश पूरी हो गई, मेरी मॉम का हस्बैंड गायब हो गया है और अब सिर्फ मैं और वो है और हम खुश हैं। जीनी सॉफ्ट ही मुस्कुराएगा, बस हमारे गेम्स मत भूलना, ठीक है? जब उन्होंने अलविदा कहा लड़के ने जोक किया, तुम एक ड्रामा हीरो हो लेकिन मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, कल मिलते हैं। उसी टाइम यंग और उसकी ग्रैंडमदर साथ फोटोज ले रही थी। ग्रैंडमदर ने कहा, ताकि तुम मुझे मेरी मेमोरीज में ब्यूटीफुली याद रख सको। यंग क्वाइटली मुस्कुराई, सोचते हुए क्या वो मेरी सोच पढ़ लेती हैं। अगले दिन यंग दुबई ट्रैवल करती है सिर्फ फीमेल जीनी से मिलने और जीनी के मूड के बारे में पूछने के लिए, लेकिन कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे थे। जैसे ही उसने नोटिस किया वो भागना शुरू कर दी। अचानक फीमेल टीनी अपीयर हुई और उसे बैठाने में उसकी मदद की। जब उन्होंने बात की यंग को रियलाइज हुआ कि ये वही जीनी है जिस रिने ने कभी प्यार किया था, जिसका जिक्र उसने नाम की दीवारों पर हर जगह किया था। जब वो चली गई उससे जीनी फिर मिला। वो उसी डेजर्ट में ले गई जहां उसने उसके लिए एक छोटा भी सेट किया था। वो उसके लिए ट्रेडिशनल अरेबिक क्लॉथ्स भी लाया था। वो उसने पहने और वो उसकी खूबसूरती में झूमता रहेगा। उसने उसे वो सीक्रेट डांसेस सिखाना शुरू किया जो हर दिन को हैंड ऑफ साइकिल के दौरान आती हैं और उसे हर बार करेक्ट करती जब वो उसके पैरों पे पैर रखती। इसी बीच गांव की एक औरत जिस जवान लड़की की आइडेंटिटी पर लंबे समय से शक था, रात को उसके घर में घुस गई। उसने फ्रिज खोला, खाना चखा और रियलाइज किया कि उसका स्वाद एग्जैक्ट ग्रैंडमदर की कुकिंग जैसा है। ये प्रूफ था। शॉक्ड वो भागी और ग्रैंडमदर को चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता था तुम ही हो, तुमने ये कैसे किया, बोलो। ग्रैंडमदर ब्रेकडाउन होकर ऐसी कर ली। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस किसी को मत बताना। लेकिन औरत घबरा गई, पागल औरत की तरह भागते हुए चिल्लाते हुए कि ग्रैंडमदर एक विच है। अब वह पूरे विलेज में फैल गई। जब वो एक एंशिएंट सॉर्सर तक नहीं पहुंची तो एक छोटे बच्चे की शेप में ट्रैप था जो मिलियंस हाउस एरिया थी। वो सॉर्सर जीनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो उसे देख रहा था। उसके आदमी जो यंग को चेज कर रहे थे उसे मारने के लिए भेजे गए थे क्योंकि अब वो लैम्प की क्वीन थी। अगर वो गायब हो गई लैम्प सॉर्सर का हो जाता और उसे जीनी पर फुल कंट्रोल मिल जाता। उसी टाइम जीनी की मेमोरीज आखिर याद आ गई। उसे याद आ कि अब जब गोरियो डायनेस्टी में खजूर बेचने वाली एक गरीब लड़की थी। वो उसे वहां मिला था और उसे याद दिलाने की कोशिश की थी कि वो कौन था, लेकिन उसे याद नहीं था। वो बस मार्केट में खजूर बेचते हुए चलती थी। वो उसे उससे टीज करता रहा जब तक वो गुस्सा नहीं हंगी, क्यों तो मुझे कमाने करने दे सकते हो। उसने उसे एक गोल्ड ड्राई फेंका जो कॉइन से भरा होता। उसने कहा, ये लो, ये तुम्हारी कमाई है। वो खुश तो रही लेकिन फिर भी खजूर बेचना जारी रखा। अगले दिन वो मार्केट गई एक ऊंट खरीदने कोरिया वापस जाने के लिए। एक आदमी उसे मिला और बोला, मेरे पास ऊंट है, आकर देखो। उसने जीनी से कहा, मैं अंदर जाऊंगी, मेरा पीछा मत करना। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उन्होंने उसे पीटा और उसके पैसे छीन लिए। जीनी बिल्कुल वक्त पर अपीयर हुआ, आदमियों को हराया और उसका गोल्ड वापस किया। लेकिन वो उस पर गुस्से से चिल्लाई, तुमने एक ह्यूमन लाइफ इतनी आसानी से कैसे ले ली? मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। वो अपने घर के अंदर बंद हो गई, लेकिन वो फिर भी अंदर आ गया, उसे हंसाने की कोशिश करते हुए, कहते हुए कि वो उसे कोरिया वापस जाने में मदद करेगा। वो खुश हुई कि वो रास्ता जानता है और मदद करना चाहता है। जब वो उसकी तरफ मुस्कुराई उसका दिल पहली बार धड़का। अगले दिन उन्होंने साथ अपना सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक बीमार बच्चा मिला। उसने बच्चे को हर्ब्स देकर ठीक कर दिया। जिनी ने उसे बताया, मैं देखता हूँ तुम आधे ह्यूमन हो और आधे जिन हो, तुम बीमार हो तुम्हारे ह्यूमन बॉडी की वजह से। बच्चे ने जीनी से बेग किया कि वो उसे ठीक कर दे। जब वो जाने लगे बच्चे ने उसे एक कालीन ऑफर किया जो वो बुन रहा था, कहते हुए कि वो उसे उसके रास्ते में मदद करेगा अगर वो उसे अपनी लाइफ से खरीद ले। जीनी ने बच्चे का मजाक उड़ाया और इनकार कर दिया। चलते हुए उसी रात यांग एक ड्रेस सील रही थी। नींद से लड़ते हुए जीनी अपीयर हुआ और पूछा, तुम आराम क्यों नहीं करती? उसने जवाब दिया, मुझे ये ड्रेस फिनिश करनी है, मैं ऐसे कोरिया वापस जाते वक्त पहनना चाहती हूँ। उसने उसे सॉफ्टली बताया कि यहाँ की दुनिया अंधेरी है। फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे लैम्प के अंदर ले आया। वहाँ दोनों साथ बैठे। उसने उसे स्टोरी सुनानी शुरू की, लंबी, खूबसूरत, और वो इतनी खुशी से सुनता कि उसका दिल खुशी से दुखने लगा। उन्होंने एक लव स्टोरी जीना शुरू कर दी, प्योर फेट, हर मोमेंट साथ बिताते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, और ऐसा लगता जैसे टाइम ही रुक गया हो। लेकिन एक दिन जब वो साथ बैठे थे किसी ने लैम्प ढूंढ लिया। जब आदमी ने उसे रब किया जीनी अपीयर हुआ, सरप्राइज्ड, क्योंकि वो सोचता था यांग अब भी उसकी क्वीन है। उसने उसे कुछ टाइम पहले ही एक विश ग्रांट की थी, लेकिन जब उसने
उसने आदमी को देखा उसे एहसास हुआ कि वो कैरामैन का आदमी था जो कभी बच्चों को टॉर्चर करता था। जीनी ने उनमें से ज्यादातर को तब डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन ये किसी तरह बच गया था। आदमी की पहली विश थी बहुत अमीर बनने की। जीनी ने उसे ग्रांट कर दिया। आदमी मार्केट में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर शो ऑफ करने लगा, लेकिन लोग उससे नफरत करते, मजाक उड़ाते और उससे गरज रखते। गुस्से से उसने अपनी दूसरी विश यूज की कि जो भी उसे डिसरिस्पेक्ट करे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। जीनी हेजिटेट किया, याद करते हुए कि यांग एक बार कितनी अपसेट हुई थी जब उसने ह्यूमन को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने विश ग्रांट कर दी और आधा विलेज खून से साफ हो गया। उसी दिन बाद में आदमी मार्केट से गुजर रहा था और उसने यांग को अपनी खजूर बेचते हुए देखा। उसने एरोगेंस से उसे देखा और कहा, तो अब तुम मुझ पे तरस खा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं पहले कमजोर था, तुम मुझे अपनी खजूर एक भिखारी की तरह दिया करती थी, अब जो मांगना है मांग लो, गोल्ड, जूल्स, ट्रेजर्स, कुछ भी। लेकिन यांग ने कामली जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मैं जल्दी अपने देश वापस जाने वाली हूँ। वो फेंटेड हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफर रिजेक्ट करने की और मुझे इस तरह बेइज्जती करने की? वो अपने पैलेस वापस आया, गुस्से और बदले की भावना से भरा। उसी शाम यांग जीनी को वो ड्रेस दिखा रही थी जो उसने आखिर सील ली थी। अचानक जीनी को आदमी ने फिर समन किया। उसने यांग से कहा, चिंता मत करो, मैं उसकी आखिरी विश ग्रांट करके तुरंत वापस आ जाऊंगा, फिर हम साथ घर जाएंगे। जब जीनी आदमी के सामने अपीयर हुआ, आदमी ने गुस्से से कहा, आज एक औरत ने मुझे नीचे दिखाने की हिम्मत की और मेरे गोल्ड या ट्रेजर में से कुछ लेने से इनकार कर दिया। मैं चाहता हूँ वो यहाँ लाई जाए और मैं चाहता हूँ अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ बिताए। जीनी ने विश ग्रांट कर दी, लेकिन जब उसने गौर से देखा कि वो औरत कौन है, वो फ्रोज हो गया। वो यांग थी। नास्तिकता से बड़ा जीनी ने उसे बचाने के लिए गार्ड्स पर हमला कर दिया, लेकिन अचानक वही लड़का अपीयर हुआ जिसने पहले उसे मैजिकल थ्रेड्स ऑफर किए थे। उसने थ्रेड्स जीनी के पैरों पर फेंके, उसे बिल्कुल बांध दिया था कि वो हिल भी ना सके। लड़के ने कोल्डली कहा, ये वही थ्रेड्स है जिनका तुमने पहले मजाक उड़ाया था, अब तुम देखो वो क्या कर सकते हैं। फिर लड़के ने कुछ शॉकिंग रिवील किया, ये नौकरानी यांग तुमसे प्यार करती है जीनी। जब क्रोल आदमी ने सुना कि यांग उसके लिए नहीं बल्कि जीनी के लिए आई है, तो वो जेलसी से पागल हो गया। उसने उसे चूड़ा मार दिया। जीनी ने कंट्रोल खो दिया, चिल्ला रहा था, कांप रहा था, हार्ट ब्रोकन। वो उसके पास दौड़ा, उसे अपनी बाहों में लिया। जब वो विस्पर की, मैं मानती हूँ कि एक ह्यूमन सिर्फ उसी टाइम तक जीता है जो गॉड ने उसके लिए लिखा है, और फिर वो सांस लेना बंद कर देती है। जीनी कंप्लीटली टूट गया, पहले से भी ज्यादा रोया। उसने लैंप निकाला और चिल्लाया, मैं किसी को भी 3 विशेस दूंगा, सिर्फ एक कंडीशन, पहली विश उसे बचाने के होनी चाहिए, दूसरी और तीसरी मैं पूरी करूंगा। उसके बाद एक आदमी आया, लैंप उठाया और बोला, ठीक है, मेरी पहली विश है गोल्ड के ढेर। जीनी ने उसे ग्रांट कर दिया। फिर जीनी ने उससे बेग किया, अब प्लीज अपनी अगली विश यूज करो उसे बचाने के लिए। लेकिन आदमी ने कहा, नहीं वो काफी नहीं है, मुझे और गोल्ड चाहिए। जीनी ने फिर ग्रांट कर दिया। उसके चेहरे पे आंसू बह रहे थे। आखिर में आदमी ने अपनी तीसरी विश यूज की कि मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया गोल्ड से भर जाए, लेकिन तब तक यांग पहले ही बढ़ चुकी थी। जीनी गुस्से से एक्सप्लोड हो गया। उसने अपना सारा गुस्सा पैलेस के हर इंसान पर निकाल दिया। आदमी, उसके गार्ड्स और उसके आसपास की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब गोल्ड तुम्हें बचा ले जब तुम बस धूल हो। जब डिस्ट्रक्शन खत्म हुई, जीनी ने यांग की बॉडी उठाई और अपने होमलैंड वापस ले गया। उसने उसे अपने सामने रखा और बोला, मैं कोई भी सजा कबूल करता हूँ, बस मैं उसे फिर से देख सकूं एक बार भी, किसी भी लाइफ जो आए। इन द मीन टाइम प्रेजेंट डे में विलेजर्स ग्रैंडमदर के घर जा रहे थे उसे फेस करने के लिए। उन्होंने उसका सीक्रेट जान लिया था, लेकिन जब वो पहुंचे वो वहाँ नहीं थी, वो उनसे छिप रही थी। औरत ने जिसने उसे एक्सपोज किया था गुस्से से बोली, मैं तुमसे बदला लेने का तरीका ढूंढ लूंगी, तुम सांप। जब वो स्टॉर्म करती हुई गई, कार ने उसे ठोक दिया, हवा में उड़ा दिया। दूर से ग्रैंडमदर और मे ने सब कुछ देखा। कार से जो ड्राइवर निकला वो सोर्सरर का आदमी था जो जीनी को एलिमिनेट करना चाहता था। जीनी प्रेजेंट मोमेंट में वापस खींच लिया गया। यांग को रोते हुए बताया कि वो उसके पास्ट में दर्द का कारण था और अब उसकी मेमोरीज पूरी तरह वापस आ गई हैं। लेकिन यांग ने उसे जेंटली बताया, पास्ट गया, मायने रखता है कि हम फ्यूचर में साथ रहने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाद में यांग ग्रैंडमदर और मे को ले गई, उन्हें लैम्प के अंदर सेफली रखा और मिस्टर सेड को हुक्म दिया कि वो वहीं रहें और उन्हें हर हाल में बचाए। फिर यांग ने अपने वॉल्ट से सारा पैसा निकाला और बैंक एम्प्लॉय के पास गई और कहा कि मैं तुम्हारी आखिरी विश ये पैसे देकर खरीदना चाहती हूँ। एम्प्लॉय मान गई। उसने लैम्प से जीनी को बुलाया और कहा कि मेरी आखिरी विश है कि सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसे यांग ने मांगा था। फिर यांग घर गई और जीनी से कहा, प्लान रेडी है। वो सोसुरो को फेस करने जाने वाला था। वो मुस्कुराया और उसे बताया, फिर आकर मुझे बचाना। और उन्होंने एक हग की जो आखिरी अलविदा जैसा लगा। जीनी सोसरा के मान में गया, लेकिन सोसरा ने उसे फंस लिया, उसे मिथिकल थ्रेड से बांध दिया। उसके आदमियों ने यांग को भी पकड़ा और उसे बांधकर उसे मारने की तैयारी की।
लैंप अब सॉर्सरर का हो गया था। जब उसने हाथ उठाया उसे मारने के लिए, यांग अचानक गायब हो गई। सॉर्सरर ने सोचा उसने अपनी तीसरी विश यूज कर ली, लेकिन असल में क्या हुआ कि बैंक एम्प्लॉय के साथ अग्रीमेंट एक्टिवेट हो गई थी। विश में कहा गया था कि जब भी यांग एक खास शब्द बोलेगी वो तुरंत जीनी के पास पहुंच जाएगी। तो वो उसके बिल्कुल बगल में अपीयर हुई, उसे मैजिकल थ्रेड से आज़ाद किया और साथ मिलकर फिर से लड़ने के लिए खड़े हो गए। इसी बीच एंजल की असिस्टेंट लैम्प सॉर्सरर के लिए लाई और कहा, एंजल की तरफ से गिफ्ट। जब मिस्टर सेड ने उसे देखा वो शॉक्ड हुआ, लेकिन उसने बताया कि मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। फिर सॉर्सरर को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। यांग ने अभी तक अपनी तीसरी विश यूज नहीं की थी। उसी मोमेंट मिस्टर सेड अपनी असली शेप में ट्रांसफॉर्म हुआ, एक लेपर्ड, और बोला, गुड मॉर्निंग मेरे छोटू किटन्स, चलो शुरू करते हैं, करें क्या? यांग पहले ही विलेजर्स को वार्न कर चुकी थी, जब तुम सड़कों पर बहुत से सोते हुए बर्ड्स देखो वो साइन है, मतलब टाइम आ गया है, सॉर्सरर के घर आकर हमारी मदद करो। और जब साइन अपीयर हुआ, सारे विलेजर्स इकट्ठे हुए और लड़ाई की तरफ दौड़े। लेकिन सॉर्सरर पहले ही लैंप में घुस चुका था। उसने मे और ग्रैंडमदर को बाहर निकाला, अपने आदमियों को हुक्म दिया दोनों को मारो, लेकिन पहले मे को मारो, ताकि यांग अपनी तीसरी विश यूज करके अपनी ग्रैंडमदर को बचाए। जब उन्होंने फायर किया, ग्रैंडमदर ने खुद को मे के सामने कर दिया और गोली खा ली। सॉर्सरर को गुस्से से भर गया, वो चाहता था मे पहले मरे। उसी मोमेंट जीनी एंजल से लड़ रहा था। उसे याद आया कि एंशिएंट फादर ऑफ ऑल सॉर्सरर्स ने उसे कभी कहा था, मेरे बेटे को डिस्ट्रॉय कर दूं, उसकी करप्शन खत्म होनी चाहिए। वो यांग को विटनेस करने के लिए लाया कि उसकी ग्रैंडमदर को गोली लग गई। वो चिल्लाई और कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गई। उन्होंने मिस्टर सेड को मारा और उसकी बॉडी अंदर घसीट ली, लेकिन फिर बिल्कुल वक्त पर विलेजर्स अंदर घसाए। फाइनली तुम्हें बहुत टाइम लग गया मैन, किसी ने चिल्लाया। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, सॉर्सरर के असिस्टेंट्स को हराया और मे को एक एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जैसा ही सॉर्सरर यांग को खत्म करने वाला था, जीनी ने उस प्लांट को काट दिया जो सॉर्सरर की मैजिक को जिंदा रखती थी अपनी ही थ्रेड से। सॉर्सरर एक पल में गायब हो गया, हमेशा के लिए चला गया। जीनी यांग के बगल में अपीयर हुआ, उसे आजाद किया और अपनी बाहों में खींच लिया। अगले दिन यांग ने अपनी ग्रैंडमदर की फ्यूनरल में हिस्सा लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में वो घर वापस आई, खामोशी से बैठी और हर वो लेटर पढ़ना शुरू किया जो उसकी ग्रैंडमदर ने उसके लिए छोड़ा था। अचानक से बैंक एम्प्लॉय ने उसका दरवाजा खटखटाया और कहा, मुझे ये बैग पैसे मेरे ऑफिस में मिला, ये तुम्हारा है क्या? मैंने तुमसे चुराया था। लेकिन यांग को कुछ याद नहीं था, क्योंकि 3 विशेस पूरी होने के बाद जो उन्हें यूज करता है वो अपनी सारी मेमोरीज खो देता है। लेकिन यांग ने उसे बताया कि उसने उससे बहुत कीमती चीज भेजी थी, कि उसने किसी की जान बचाई थी, तो ये उसके पैसे थे। लेकिन एम्प्लॉय ने उसे बताया कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, वो बस अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहती है। उसने यांग से हर बात के लिए माफी मांगी जब भी उसने उससे जलन महसूस की। यांग ने पैसे ले लिए और उसे अपने घर के यार्ड में दफनाने चली गई। बाद में मे उसके साथ रहने आई, लेकिन यांग अपने रूम में बंद हो गई, कुछ नहीं करती एक्सेप्ट लैंप को दिन बाद दिन रब करती रहती, बिना खाए या रेस्ट के। फिर एक दिन वो अचानक घर से निकल गई और सीधा डेजर्ट चली गई, वही जगह जहां वो उसको पहली बार मिली थी। वो दिनों तक चलती रही, उसका नाम बार बार पुकारती रही, जब तक वो आखिर अपीयर नहीं हुआ। रोता हुआ उसने उसे अपनी आखिरी विश बताई कि वो सब कुछ महसूस करना चाहती है जो उसकी ग्रैंडमदर ने महसूस किया, डिस्पेयर, डर जो उसके पड़ोसियों ने महसूस किया, और प्यार जो उसकी फ्रेंड मे ने उसके लिए महसूस किया। उसने कहा, मुझे एक दिन के लिए एक ह्यूमन की तरह जीने दो। मैं जानती हूँ ये सेल्फिश है, क्योंकि आखिर में तुम ही जीतोगे, वो जो आज़ादी पाएगा। वो और ज़्यादा रोया और उसे बताया कि वो सही थी, वो सच में नोबल ह्यूमन थी। अपनी आखिरी विश में भी उसने किसी और की मदद के लिए उसे यूज़ किया। उससे बताया कि वो हमेशा वो ह्यूमन रहेगी जिसे वो प्यार करता था। वो खुद को उसके मेमोरी से मिटा देगा और उसकी विश ग्रांट कर दी जाएगी। उसी मोमेंट यांग का दिल किसी नॉर्मल ह्यूमन की तरह धड़कना शुरू हो गया। उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी आंखों के सामने फ्लैश करती हुई देखी। बचपन से हर मेमोरी, हर उसे जिसे उसने कभी प्यार किया या खोया, वो रोई और दर्द से कांपी। इसी बीच एंजल ने जीनी को खत्म कर दिया जैसे उन्होंने प्लान किया था। लेकिन एंजल की असिस्टेंट डेजर्ट में यांग को ढूंढने दे और उसे हर उस चीज के लिए माफी मांगी जो उसने उसके साथ किया। माफी के तौर पर उसने यांग को जीनी के साथ उसकी सारी मेमोरीज दे दी। जब यांग को सब कुछ याद आया, उसका दिल और ज्यादा दुखने लगा। वो डेजर्ट में भटकती रही जब तक वो आखिर दुनिया से ना चली गई।
पुलिस ने मे को इन्फॉर्म किया, जिसने विलेजर्स के साथ फ्यूनरल में हिस्सा लिया। एक दिन जब मे यंग के ग्रेव पर जा रही थी, यंग अचानक उसे नजर आई, लेकिन इस बार लैंप की जीनी के रूप में। शॉकिंग है ना? और जाहिर है जीनी ने उसे भी काटा। कौन जानता है, वैसे भी यंग ने उसे कहा 3 विशेस मांगो। वो उसके साथ बैठी, उसे सब कुछ बताया और फिर कहा बस करो बात करना, अपनी विश मांगो। तो मैंने अपनी पहली विश की कि वो रोज 7-4 बजे खाना खाएंगे। उसकी दूसरी विश थी कि विलेजेस के सारे बच्चे इस क्लिनिक आए ताकि वो उनके दांत फ्री में ट्रीट कर सके। उसने कहा कि वो तीसरी विश बाद के लिए बचा कर रखेगी। वो साथ टाइम बिताए और विलेज के सभी लोग पीसफुली फिर से रहने लगे। एक दिन यंग मे के साथ बैठी थी और उसे बताया, तुम्हारी लाइफ कैसी भी दिखे कभी मत रोना, और जब तुम उन लोगों से मिले जिनको तुम सबसे ज्यादा मिस करती हो, मुस्कुराओ। ये मेरी तीसरी विश है तुम्हारे लिए। यंग अपसेट हो गई क्योंकि तीसरी विश के बाद मे उसे कम्प्लीटली भूल जाती। एक पूरे साल तक यंग अकेली रही, दूसरों के विशेस ग्रांट करती रही। एक रेनी डे वो बाहर खड़ी जीनी के बारे में सोच रही थी और बोली, वाओ, रोमांटिक सीन के लिए एक परफेक्ट मोमेंट, बट ऐसी किस्मत नहीं है मेरी। अचानक जीनी उसके बगल में अपीयर हो गया। वो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाए। उसने उसे पूछा कैसे वापस आया। उसने कहा, ऑनेस्टली मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बस मोमेंट को जियो लेडी। फिर हम देखते हैं कि डेड ग्रैंडमदर ने एंजल को एंडलेसली टॉर्चर किया जब तक वो आखिर लंप वापस नहीं कर देता, और जीनी उससे फिर से बाहर आ गया। वो ह्यूमन वर्ल्ड में फ्रीली रहने लगा। जीनी ने उनके लिविंग के लिए पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन यंग को पसंद नहीं आया, तो उसने वो बैग पैसे खोद कर निकाला जो उसने अपने गार्डन में दफनाया था। जीनी ने उसे बताया कि अंकल सेड भी वापस जिंदा हो गया था और लिटरली खुद की आइडेंटिकल कॉपी था। वो लैंप के बिना ठीक रह रहे थे। पहली चीज जो अंकल सेड ने की वो एंजल की लैब पर काटना ताकि वो उसकी असिस्टेंट वापस लाए। इसी बीच यंग और जीनी कॉन्स्टेंटली लड़ रहे थे। फिर अंकल सेड टिकअप्स लेकर आए, वही जो जीनी की एक्स जीनी उसे गिफ्ट दिए थे, जिसने पूरी मेमोरीज हिलाकर केओस और बढ़ा दिया। यंग ने जीनी का पीछा किया चलाते हुए, मैं आज असली हूँ। फिर हम मे को एक बूढ़ी औरत के रूप में देखते हैं। उसके बाद सफेद आधी उसी जगह जाती है जहाँ ये सारी मैजिकल स्टोरीज शुरू हुई थी, वही जगह जहाँ स्पिरिट्स का डांस हमेशा परफॉर्म किया जाता था। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं नाच रही थी, वो अपने लाइफ लॉन्ग पार्टनर के साथ डांस कर रही थी। यंग कंप्लेन कर रही थी, चलो यार हम नई सेंचुरी में दाखिल हो रहे हैं और हम वही पुराना डांस कर रहे हैं, तुम अब भी मेरे पैरों पर पैर रख रहे हो। मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें ट्रेन करना छोड़ रही हूँ। लगता है वो हर सेंचुरी में साथ नाचते रहेंगे दुनिया के आखिर तक। उम्मीद है कि पीस में। तो कैसी लगी एक्सप्लेनेशन? मजा आया ना? ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो और ऑल सेलेक्ट करो अपडेट्स पाने के लिए।